हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस पे हमने ऑलरेडी 2 क्लास अपलोड की हुई है, जिसमें अभी हम लोग यूनिट 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा यूनिट 1 का लास्ट क्लास है, दैट इज क्लास नंबर 3। बाकी दोनों क्लासेस की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम क्लास 1 में हमने सेक्शन 4 एंड एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप बताया है। सेक्शन 4 में हमने ये बताया था, हम जल्दी से एक छोटा सा रिविजन करवा रहे हैं कि सेक्शन 1 में हमने ये बताया था कि पार्टनरशिप का मतलब होता है, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्संस जो कि एक बिजनेस रन करते हैं और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आता है वो आपस में शेयर करते हैं। एंड एक ऐसा बिजनेस होता है जहां म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है, दैट इज एक इस तरह का बिजनेस which is carried by on all or any of them acting for all, चाहे तो सबके सब मिलकर के कैरी करें या उनमें से कोई एक बाकी के बिहाफ पे कैरी कर सकता है, चला सकता है। फिर हमने बताया था कि पार्टनरशिप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट सिंपली आप डेफिनेशन से तोड़ सकते हो। पहला कि अग्रीमेंट होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। पर्सन कैसे होने चाहिए, हमने ये भी बताया था कि वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होंगे बेटा। ठीक है, कैसे होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जिनकी लॉ की आईज में, इन द आईज ऑफ लॉ, जिनकी कुछ आइडेंटिटी हो। ठीक, अग्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस। एंड ये बिजनेस आप किस मोटिव से करोगे, प्रॉफिट मोटिव से। इसके अलावा हमने ये चीज बताई थी कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब लॉस ना भी हो तो चलेगा बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एंड लास्ट एलिमेंट हमारा था म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, जिसमें हमने ये चीज बताई थी कि एक ऐसा बिजनेस जहां की प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है। हमारे हर, मतलब एक पार्टनर की हर एक्टिविटी के लिए बाकी सारे के सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे, तो यहाँ रिलेशन हो गया प्रिंसिपल एजेंट का। ये हमने बताया था क्लास 1। अब क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 में हमने पार्टनरशिप डीड डिस्कस किया था। पार्टनरशिप डीड जो कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी होता है, एंड पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे ही पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमने उसमें बताया था कि पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं एंड पार्टनरशिप फर्म कितने तरह की होती है। क्लियर। लास्ट हम लोग का जो क्लास है उसमें हमें ये बताना है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उनका डिस्टिंग्विश्ड, या फिर कह लो उनको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो क्या क्या डिफरेंस अराइज हो सकते हैं। ठीक, ये एक टॉपिक भी ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर लेवल के लिए, तो ये आप लोग मेरे साथ देखो। एंड इसके अलावा हम एक बात बता दें कि इसका पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसका पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। हम सिर्फ पॉइंट समझा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बाकी नोट्स पूरा का पूरा प्रोवाइड किया गया है। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा क्लास 3 एंड यूनिट 1 का ये लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद फिर हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेसिकली रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताया। देखो, पार्टनरशिप को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें जॉइंट स्टॉक कंपनी से, तो सबसे पहले हमें ये बात पता है कि जो पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, एंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेते चलेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे, बाकी आप लोग पीडीएफ में देखते चलना। ठीक, देखो, अगर हम पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंशिएशन करें ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस मतलब सिंपली जब उनको सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी तो है नहीं, वॉलंटरी, कोई कराता है कोई नहीं कराता है। तो उस केस में क्या पार्टनरशिप की अपनी कोई लीगल एंटिटी होती है? नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती इन द आइज ऑफ लॉ। बट अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी को उनके मेंबर से हमेशा अलग माना जाता है, एंड कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इनकी है। नेक्स्ट, एजेंसी की अगर बात करें तो एजेंसी मतलब जहां पे आपका रिलेशन किस तरह का होगा, प्रिंसिपल एजेंट का। तो अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ हमने क्या बताया था कि जो 2 पार्टनर्स होंगे उनके बीच का कैसा रिलेशनशिप होगा, प्रिंसिपल एजेंट का, या कह लो पार्टनर्स का फर्म के साथ कैसा रिलेशन होगा, प्रिंसिपल एजेंट का, कि उनकी हर एक्टिविटी के लिए कौन लायबल होगा, फर्म लायबल होगा। बट अगर कंपनी में बात करोगे ना बेटा, तो कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में जो भी एक्टिविटीज होती है उनके लिए लायबिलिटी किसकी क्रिएट होती है, कंपनी की। मतलब मेंबर्स अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए लायबिलिटी किसकी होगी, कंपनी की। पर पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए लायबल कौन होता है, पार्टनर्स। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म में तो होना ही होना है, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वहां इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में माना गया था। बट क्या कंपनी में ऐसा होता है? कंपनी में हम सबने सुना है डिविडेंड, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी तो है नहीं, कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है तो हम उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकते हैं,
या अगर चाहे तो हम इसको रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में भी रख सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। बट अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में होना जरूरी है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म में हम सबको पता है कि किस तरह की लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। किसकी? सारे पार्टनर्स की। बट अगर कंपनी में बात करें हम लोग तो कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है बेटा? लिमिटेड। ठीक। या फिर हम लोग कंपनी की एक और बात कर लेते हैं कि कंपनी बेसिकली दो तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। बाय शेयर में क्या होता है कि अगर मान लो आपने 10,000 शेयर खरीदा है 10 रुपए का, तो आप सिर्फ इतने के लिए ही लायबल होते हो, उससे ज्यादा आपसे कंपनी पैसा नहीं मांगती। बट लिमिटेड बाय गारंटी में अगर मान लो ज्वाइनिंग के टाइम आपने बोला था कि आप 1 लाख रुपए तक दोगे, तो उस 1 लाख की ही लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं होती। बट पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरह की लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी असेट्स, जितनी भी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म में होती है वो किसकी होती है? वो पूरी की पूरी होगी पार्टनर्स की। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो किसके नाम पे होती है? कंपनी के नाम पे, ना कि मेंबर्स के नाम पे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप फर्म में जो शेयर्स है क्या वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं किसी को? नहीं, क्योंकि वो म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे बनता है। बट अगेन अगर हम लोग कंपनी की बात करें, ट्रांसफर ऑफ शेयर में हम किसकी बात करें? कंपनी की। तो कंपनी में दो तरह की कंपनी होती है, फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी एंड सेकेंड इज पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर पब्लिक कंपनी में आप शेयर ट्रांसफर कर सकते। मैनेजमेंट की बात करें तो अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। बट कंपनी में क्या ऐसा होता है? नहीं। कंपनी में कौन पार्टिसिपेट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब मेंबर्स अपने में से ही कुछ लोगों को चूज कर लेते हैं एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डे टू डे कंडक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। क्लियर है। एंड किस एक्ट में है? अगर पार्टनरशिप की बात करें तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और कंपनीज की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013। वाइंडिंग अप की बात करें तो पार्टनरशिप का वाइंडिंग अप बहुत इजी है। सिंपली सारे के सारे पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर अगर रिटन नोटिस दे देता है बाकी पार्टनर्स को, तो वो वाइंड अप कर सकते हैं। बट अगर हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आपको स्ट्रक आउट कराना होता है, कट कराना होता है, या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एनसीएलटी के पास जाओ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जा करके आप इसका वाइंड अप कराओ। मतलब सिंपली इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस है वाइंडिंग अप के लिए, बट पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता, पार्टनर्स को नोटिस दिया वाइंड अप हो जाए। नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबरशिप की बात करें तो सिंपली पार्टनरशिप में कम से कम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम हमने आपको बताया था कि एज पर हम लोग पहले देख चुके हैं कि एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वहां 50 लिखा था, जनरली 100 होता है, बट कंपनीज रूल 2014 में मेंशन किया है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50 की। ठीक है। बट अगर हम लोग बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी की, तो पब्लिक में मिनिमम कितना है बेटा? 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं दी है। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट की, तो प्राइवेट में मिनिमम कितने हैं? 2, और मैक्सिमम कितने हैं? 200। क्लियर। एंड लास्ट इज ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस में सिंपली पार्टनरशिप फर्म में कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती, आप चाहो तो आप कभी भी अपना बिजनेस बंद कर सकते हो। बट अगेन कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी का परपीचुअल सक्सेशन होता है, मतलब किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कंटिन्यू करेगी। ठीक। बट अगर हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनर्स के आने या जाने से फर्क पड़ता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस में क्या होता है कि सिंपली पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो किसी भी पार्टनर की डेथ पे वो बिजनेस बंद हो सकता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में किस तरह का क्लॉज है? परपीचुअल सक्सेशन, किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पीडीएफ में हमने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। अगर हम लोग पीडीएफ देखते हैं तो पीडीएफ में सबसे पहला डिफरेंस ये है पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी का। लीगल स्टेटस में देखो पार्टनरशिप में लिखा है, अंडरलाइन भी कर लेना, नो लीगल एंटिटी, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकेंड, एजेंसी की बात करें तो पार्टनरशिप में पहले बता दिया था कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है या फर्म के साथ भी एजेंट का रिलेशन है, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं है, मतलब कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, मेंबर्स नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो पार्टनरशिप में मैंडेटरी है, ठीक, कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है,
बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है, अनलिमिटेड। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बेसिकली लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखो, पार्टनरशिप में बोला है कि जो प्रॉपर्टी है वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में किसकी प्रॉपर्टी होगी, कंपनी की। पार्टनरशिप में क्या शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं। बट क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी में कर सकते हैं, पब्लिक में कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं में नहीं कर सकते। मैनेजमेंट सारे पार्टनर्स मिल करके मैनेज करेंगे पार्टनरशिप फर्म को, बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैनेजमेंट कराते हैं। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कंपलसरी नहीं है बल्कि कंपनी का कंपलसरी है। वाइंडिंग अप, अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं तो डिसॉल्व हो जाएगा, बट उसमें देखो लिखा है कि a company being a legal person is either wind up by the National Company Law Tribunal, that is NCLT, और its name is struck off by the Registrar of Companies, या फिर इसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से कट करना होता है। नंबर ऑफ मेंबरशिप हमने बता दिया, एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस में भी इतना ही याद रखना है कि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर के डेथ पे, ठीक है, रिटायरमेंट पे, इंसॉल्वेंसी पे कई बार पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाता है अगर इसके बारे में कहीं कुछ भी मेंशन ना किया हो तो। बट अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में कोई भी आए, कोई भी मेंबर आए, कोई भी मेंबर जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो परपीचुअल सक्सेशन होता है, वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट होपफुली तुम लोग को क्लियर होगा। तुम लोग को करना क्या है हम ये भी बता देते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कोई भी 6 पॉइंट आप लोग हमेशा कंसिडर करके चलना, क्योंकि देखो एग्जाम में जब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी और सो, तो आप लोग क्या करते हो कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी का 2 कॉलम बना लेते हो। बल्कि हम हमेशा क्या सजेस्ट करते हैं, किसी भी लेवल के लिए बात करें, आइदर सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, बी कॉम, एम कॉम, हर लेवल के लिए हम आप लोग को एक बात बताएं यहाँ पे कि आप लोग को करना क्या होता है। जो प्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि यहाँ पे कॉलम होता है बेसिस का, ठीक है, फिर यहाँ होगा पार्टनरशिप फॉर्म, फिर ये होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, और जो भी बेसिस हमने यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग के लिए लिखा था वो आप लिख दो यहाँ पे, और उसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करो। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो भी कॉपी आपकी चेक करेगा उसको बेसिस से ही पता चल जाएगा कि आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पता भी है या नहीं। क्लियर है, तो कोई भी 6 पॉइंट आप लोग इसका याद कर लेना। बट बाकी सारे पॉइंट्स को एक बार रीड जरूर करना। रीजन बिंग, कई बार एग्जाम में, हर एग्जाम की बात कर रहे हैं कि एग्जाम में 2-2 मार्क्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली सीए फाउंडेशन की अगर बात करो तो एक क्वेश्चन लॉ में आता है जहाँ पे आपको 2 मार्क्स में जस्टिफाई करना होता है ट्रू और फॉल्स, तो वहां आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, इसमें भी वैसे ही पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर बुक से हम लोग चेक कर लेंगे। पहला है मोड ऑफ क्रिएशन। सिंपली अगर पार्टनरशिप की बात करें तो मोड ऑफ क्रिएशन क्या होता है, अग्रीमेंट। इसमें मोड ऑफ क्रिएशन क्या है, बिना अग्रीमेंट के क्या पार्टनरशिप बना पाओगे, नहीं। बट अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बोले तो बाई बर्थ, सिर्फ और सिर्फ यही एक बेसिस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर बनने के लिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो फैमिली बिजनेस चला आता है, तो फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, कोई आउटसाइडर कर सकता है क्या, नहीं, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ वो कर सकता है जो फैमिली का मेंबर है। तो बाई बर्थ आप यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं। डेथ ऑफ ए मेंबर की बात करें तो पार्टनरशिप में कई बार ये चीज होती है, अगर आपने इसके लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया है, किसी एक पार्टनर की डेथ से पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना होता है। बट एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं होता। अगर जो करता है, मतलब जो बेसिकली सबसे बड़ा है घर में, अगर उसकी डेथ हो भी जाती है तो उसकी डेथ के बाद वो जो बिजनेस है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है उसकी नेक्स्ट जनरेशन के थ्रू, उसको कर्ता बना देते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसी एक पर्टिकुलर मेंबर की डेथ हो जाती है तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ता है, नहीं, ये फैमिली बिजनेस नहीं, ये चलेगा ही चलेगा। मैनेजमेंट की बात करें तो अगेन पार्टनरशिप में कौन मैनेज करता है, ऑल पार्टनर्स। बट अगर हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो सारा मैनेजमेंट कौन देखता है, जो घर का सबसे बड़ा होता है, दैट इज कर्ता। ठीक, अथॉरिटी टू बाइंड की अगेन अगर हम लोग बात करते हैं, पहले ये 3 पॉइंट देख लेते हैं, फिर इस पे रीडिंग भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहला बोला है मोड ऑफ क्रिएशन, आप लोग पीडीएफ में देखो। मोड ऑफ क्रिएशन की अगर बात करें तो देखो उसमें पार्टनरशिप में लिखा है बाय अग्रीमेंट, जॉइंट हिंदू फैमिली में लिखा हुआ है बाय बर्थ, उसको अंडरलाइन कर लेना। डेथ ऑफ मेंबर में पार्टनरशिप में बोला है कि जनरली डिसोल्यूशन हो जाता है, बट एचयूएफ में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप में लिखा है कि सारे के सारे पार्टनर्स अगर चाहे तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसा नहीं होता। बेसिकली कौन पार्टिसिपेट करता है, मतलब मैनेजमेंट कौन करता है, कर्ता मैनेजमेंट करता है। आप देखो अथॉरिटी टू बाइंड की अगर हम बात करें
तो इसमें क्या है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी हर एक्टिविटी के लिए बाकी सारे पार्टनर्स को भी वो बाइंड कर सकते हैं, फर्म को भी वो बाइंड कर सकते हैं। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं होता। पूरी तरीके से बाइंड कौन होता है? कर्ता। ठीक। लायबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरह की लायबिलिटी है? अनलिमिटेड। एचयूएफ में दो तरह की लायबिलिटी है, कर्ता की है अनलिमिटेड एंड अदर मेंबर्स की हो जाएगी हमारी लिमिटेड। क्लियर? कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर, अगर मान लो बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या हम बुक्स मंगवा सकते हैं? पार्टनरशिप में तो आप लोग मंगवा सकते हो क्योंकि वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे बना, आउटसाइडर के साथ बना है। बट अगर हम लोग एचयूएफ की बात करते हैं तो एचयूएफ में ऐसा नहीं होता, जनरली नहीं होता, क्योंकि आप अपनी फैमिली मेंबर से कभी भी बुक्स की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक। गवर्निंग लॉ की बात करें तो पार्टनरशिप में क्या है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कौन सा एक्ट है? हिंदू लॉ। ठीक। माइनस कैपेसिटी की बात करें तो हम सबको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी माइनर मेंबर नहीं बन सकता, सिर्फ बेनिफिट के लिए ज्वाइन कर सकता है। बट अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो ये मेंबर बन सकता है। कैसे? सिंपली भाई यहाँ पे तो आपको बाय बर्थ ना बेनिफिट मिल रहा है कि जैसे ही बाय बर्थ, बर्थ के थ्रू ही आपको यहाँ पे क्या बना दिया जाएगा? मेंबर बना दिया जाएगा। तो आप माइनर हो मेजर हो उससे क्या फर्क पड़ता है? माइनस की कैपेसिटी यहाँ क्या होगी? एज मेंबर। बट यहाँ क्या होगी? सिर्फ बेनिफिशियल के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यूटी की बात करें तो इसमें जनरली क्या होता है भाई कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, तो ये बिजनेस पार्टनरशिप का फॉर्म बंद करना पड़ सकता है अगर उसके बारे में हमने कहीं कुछ भी नोट नहीं दिया है तो। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर किसी पर्सन की डेथ भी हो जाती है, कोई रिटायर भी कर जाता है, ये कोई इंसॉल्वेंट तो नहीं, अगर किसी पार्टनर की डेथ भी हो जाती है, ठीक है, तो किसी मेंबर की डेथ भी हो जाती है, तो उस केस में भी आप ये बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो अगेन यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप में कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम की लिमिट हमने पहले ही बता दी। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है फैमिली का, और उसके बाद जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके सब यहाँ क्या बन सकते हैं? मेंबर बन सकते हैं। लास्ट, शेयर इन द बिजनेस। देखो पीडीएफ में देखो, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अथॉरिटी टू बाइंड में पार्टनरशिप में साफ लिखा है कि हर पार्टनर फर्म को बाइंड कर सकता है, बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में जो करता है सिर्फ उसी को बाइंड किया जा सकता है। लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कैसी होगी? अनलिमिटेड। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में किस तरह की होगी? कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड। अकाउंट्स वाला ऑलरेडी हो गया, गवर्निंग लॉ हो गया, माइनस कैपेसिटी हो गया। कंटिन्यूटी में देखो पार्टनरशिप में लिखा है अ फर्म सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स गेट डिसॉल्व्ड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कि किसी पार्टनर की डेथ से या इंसॉल्वेंसी से आपको फर्म को बंद करना पड़ सकता है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिली किसी भी मेंबर की डेथ से कभी भी अफेक्ट नहीं होती। नंबर ऑफ मेंबर्स में पार्टनरशिप में बताया कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। बट एचयूएफ में ऐसा कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। जितने लोग बाय बर्थ आपकी फैमिली में आएंगे वो सब यहाँ मेंबर बन सकते हैं। एंड लास्ट, शेयर इन द बिजनेस। पार्टनरशिप में देखो लिखा है ना, पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज अ डिफाइंड शेयर बाय वर्च्यू ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो हमने कहाँ लिखा था? अग्रीमेंट में लिखा था। अग्रीमेंट में हमने लिखा था ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो सकता है, तो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा वो कहाँ मेंशन होगा? अग्रीमेंट में। बट अगर हम लोग बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो लिखा है ना एचयूएफ, नो को पार्सनस हैज अ डेफिनेट शेयर। को पार्सनस कर्ता के बाद जितने लोग भी हैं, हिज इंटरेस्ट इज अ फ्लक्चुएटिंग वन, इट इज केपेबल ऑफ बीइंग एनलार्ज्ड बाय डेथ्स इन द फैमिली, डिमिनिश्ड बाय बर्थ्स इन द फैमिली। सिंपली ये बोला है कि कर्ता के बाद जितने भी लोग हैं को पार्सनस हैं जिनमें प्रॉफिट शेयर होना है, तो उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। ठीक है, कोई नया मेंबर आया तो रेशियो घट भी सकता है, किसी मेंबर की डेथ हुई तो रेशियो बढ़ भी सकता है। बट डिपेंड करता है, जैसे वो चाहे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो वहां पे अग्रीमेंट में मेंशन होता है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो। क्लियर है? तो इनमें इसमें भी वही चीज है कि बेसिस रखना, फिर पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और इस टोटल जो हमने इतने सारे पॉइंट्स बताए उसमें से कोई भी 6 पॉइंट्स अपने हिसाब से बेसिस याद कर लेना। बाकी का कंटेंट तो हम लोग अपने हिसाब से लिख ही सकते हैं, बट सारे के सारे पॉइंट्स को एक दो बार रीड कर लेना। क्लियर है? तो ये डिफरेंस था जो हमें पार्टनरशिप का बाकी के साथ बताना था अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे यूनिट 2 पे, जो कि हम लोगों का है बेसिकली रिलेशन ऑफ पार्टनर्स पे, एंड लास्ट यूनिट हमारा है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे। ठीक है, तो उसकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। इस अगर टॉपिक में डिफरेंस में अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।